बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशा ये अहले करम देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कम से कम यूपी के बारे में तो ऐसा साफ साफ दिखने लगा है। मोदी जी ने बहुत साल तक देश में बदलाव और अच्छे दिनों की बात कर ली, लेकिन यूपी का माहौल बता रहा है कि अब बीजेपी के बदलाव वाले दिनों का जनता इंतजार नहीं करना चाहती, बल्कि बीजेपी को हटाकर सत्ता बदल देना चाहती है। चाहे अखिलेश यादव की रैलियां हों या प्रियंका गांधी की जनसभाएं हों या अभी अमेठी में राहुल गांधी की पदयात्रा में उमड़ा जनसैलाब हो, ये सब इसी बात के संकेत हैं कि मोदी जी चाहे जितना हिंदुत्व की राजनीति पर जनता को खींचने की कोशिश करें, लेकिन जनता अब हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने हितों की बलि नहीं चढ़ने देगी। अमेठी में राहुल गांधी ने फिर से हिंदू और हिंदुत्व के अंतर पर जनता से बात की। यही काम वो पिछले हफ्ते जयपुर में कर चुके हैं। इस तरह राहुल गांधी सीधे सीधे उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिस पर भाजपा अपनी सियासी रोटी सेकना चाहती है। इधर अखिलेश यादव भी योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। इसका सबूत खुद भाजपा ने अखिलेश के करीबियों पर आयकर के छापे पड़वा कर दे दिया। हर चुनाव से पहले भाजपा इसी तरह सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करने लगती है। जनता अब बीजेपी के इस पैंतरे को भी समझ चुकी है और ऐसा लगता है कि एनडीए में बीजेपी के साथी भी उसकी वादा खिलाफी और बात से पलटने की राजनीति से तंग आ चुके हैं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच कई मुद्दों पर अनबन चलती ही है। महाराष्ट्र में शिवसेना और पंजाब में अकाली दल बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। यूपी में सुभासपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं और अब संजय निषाद भी बीजेपी से निराश दिखे। बीजेपी से निराशा का ये दायरा चुनावी राजनीति के बाहर भी बढ़ता ही जा रहा है। लोगों के पास रोजगार के मौके कम हो रहे हैं, महंगाई पर कोई रोक लगती नहीं दिख रही है। बैंकिंग क्षेत्र का हाल यह है कि लाखों कर्मचारियों को बैंकों को बिकने से बचाने के लिए 2 दिन की हड़ताल करनी पड़ी। संसद ठीक से चलती नहीं, वहां विपक्ष के उठाए मुद्दों पर जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार नहीं उठाती और न ही संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा का ख्याल सरकार को है। जिस तरह से पीएमओ की बैठक के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को बुलाया गया, वो बतलाता है कि मोदी सरकार में संवैधानिक पदों और संस्थाओं की साख दांव पर लगी है। वैसे इस वक्त सारे देश का भविष्य ही दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार के लिए चुनाव में जीत से बढ़कर कुछ नहीं है। न देश पहले है, न देश की जनता पहले है। बीजेपी के लिए केवल सत्ता पहले है। इसीलिए चाहे गंगा जी में डुबकी लगाया जाए या लुभावने नारे दिए जाएं, इस सरकार का सच जनता देख रही है। तो आज आईने की नजर से बीजेपी के सच की पड़ताल करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी जी बार बार यूपी की दौड़ क्यों लगा रहे हैं। राहुल गांधी किस तरह मोदी जी को फिर से चुनौती देने उठ खड़े हुए हैं और साथ में देखेंगे कि संवैधानिक संस्थाओं का लिहाज क्यों नहीं कर रही है सरकार। लेकिन शुरुआत करते हैं मोदी जी के यूपी दौरे से। मोदी जी इन दिनों भाग भाग कर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। कभी लखनऊ तो कभी काशी, कभी प्रयागराज तो कभी झांसी। आलम यह है कि पिछले 2 महीनों में यानी अक्टूबर से लेकर अब तक मोदी जी 7 बार यूपी आ चुके हैं और इस महीने के आखिर तक 3 बार और आने की उनकी योजना है। यानी इस चुनावी प्रदेश में 2 महीने में 10 दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो रहे हैं और मतदान तक तो न जाने और कितनी बार वो यूपी आ जाएंगे। इन दौरों में वो कई विकास योजनाओं का उद्घाटन भी कर चुके हैं। 20 अक्टूबर को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण, 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, 19 नवंबर को झांसी में डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन, 7 दिसंबर को गोरखपुर में खाद कारखाना और एम्स का उद्घाटन, 11 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण, 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास मोदी जी ने किया है और अब 21 दिसंबर को प्रयागराज में 2 लाख महिला कर्मचारियों को संबोधित करेंगे। 23 दिसंबर को फिर वाराणसी पहुंचेंगे और कुछ विकास योजनाओं की सौगात देंगे और 28 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। हर दौरे पर विकास कार्यों की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपनी और योगी सरकार की पीठ थपथपाना नहीं भूलते। बार बार डबल इंजन की सरकार की बात कहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह डबल इंजन सरकार तो पिछले 5 सालों से थी, तब इतनी परियोजनाओं की शुरुआत क्यों नहीं हुई? अगर तब ये सारे काम किए होते तो शायद आज यूपी की सूरत कुछ और होती। सवाल यह भी है कि केवल यूपी ही इस देश में अकेला राज्य नहीं है, और भी राज्य हैं जहां के लोग विकास की चमक देखना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री उन राज्यों में क्यों नहीं जाते? क्यों एक ही प्रदेश में सारी परियोजनाएं शुरू हो रही हैं? अगर प्रधानमंत्री के पास इतनी फुर्सत है कि वो 1 महीने में 6 बार एक ही राज्य में जाएं, तो बाकी राज्यों की जनता ने उनका क्या बिगाड़ा है? बाकी राज्यों में भी मोदी जी को जाना चाहिए और ऐसी ही परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए। तो मोदी जी बार बार यूपी इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव हैं। बाकी 4 राज्यों यानी पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर पर भी उनकी निगाहें होंगी, लेकिन यूपी में चुनाव की घोषणा से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाग भाग कर वहां जाना बीजेपी के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं देता है। यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी खेमे में कुछ घबराहट है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता में बहुत लोकप्रिय नहीं हैं। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे बीजेपी शासन पर उंगलियां उठी हैं। अभी पिछले सप्ताह ही एसआईटी की रिपोर्ट आई कि लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हुई थी। हाथरस और उन्नाव कांड को भी जनता भूली नहीं है। कानपुर के दबंग विकास दुबे को पुलिस ने जिस प्रकार तथाकथित एनकाउंटर में मारा, उससे ब्राह्मण वर्ग बहुत प्रसन्न यानी कि खुश नहीं है। योगी जी के प्रशासन पर यह भी इल्जाम लग रहे हैं कि उनके शासनकाल में प्रदेश में खुला ठाकुरवाद चल रहा है। खबरें यह भी हैं कि प्रदेश में एक बार फिर जातिगत गोलबंदी जो है वो शुरू हो रही है और यही बीजेपी के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय है, क्योंकि बीजेपी तो जाति की जगह धर्म की राजनीति करने में उस्ताद है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर धर्म का चोला पहनकर सियासी चालबाजी शुरू कर दी। पिछले चुनावों में मोदी जी ने शमशान बनाम कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया था। इस बार इतिहास को कुरेदते हुए यूपी चुनाव में औरंगजेब को ले आए। बाबा विश्वनाथ के आंगन में गंगा मैया के तट पर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने कहा, कालांतर में आतताइयों की नजर काशी पर रही है, लेकिन यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेल देव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। उन्होंने देश के सबसे बड़े राज्य के लोगों की आंख में एक बार फिर धर्म का तड़का लगाकर धुआं भर दिया। उन्हें सैकड़ों वर्ष पुराने इतिहास में उलझाया और मौजूदा दौर की समस्याओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक संकट आदि से ध्यान भटकाने की कोशिश की। बीजेपी की पूरी राजनीति हिंदू पहचान पर निर्भर रहती है और नरेंद्र मोदी तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के बादशाह हैं। वो मुसलमानों को हिंदू शत्रु की छवि देकर हिंदू वोट बैंक को बीजेपी के पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में भी इस समय यही खेल वो खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी का जाट मतदाता बीजेपी से नाराज है और अति पिछड़ी जातियों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ दलित और मुस्लिम मतदाता भी बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, ये बीजेपी के लिए चेतावनी है। संजय निषाद आरक्षण की घोषणा न होने से बीजेपी से नाराज हैं। अनुप्रिया पटेल भी बीजेपी से खफा हैं। ऐसे में अगर चुनाव जातिगत गोलबंदी से प्रभावित होता है तो बीजेपी और मोदी जी की धर्म की रणनीति धूमिल पड़ सकती है। तो जाति के मुद्दे पर मात खाती बीजेपी के लिए यही उपाय है कि हिंदुत्व की राजनीति के उस्ताद नरेंद्र मोदी और संघ किसी तरह उत्तर प्रदेश चुनाव को हिंदू और मुस्लिम ध्रुवीकरण की ओर ले जाएं। लेकिन राहुल गांधी हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को जबरदस्त तरीके से घेर रहे हैं। 18 दिसंबर को अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर हिंदू बनाम हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि हिंदू का रास्ता सत्याग्रह है, जबकि हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह है। जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है वो हिंदू है और जो हिंसा फैलाता है वो हिंदुत्ववादी है। पिछले सप्ताह जयपुर में महंगाई के खिलाफ रैली में भी राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की हालत के साथ साथ हिंदू और हिंदुत्व की बात उठाई थी। तब उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। यह देश हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का नहीं है। इससे पहले वर्धा में राहुल गांधी ने यही बातें कही थी। इस तरह बार बार हिंदुत्व की पोल खोलकर राहुल गांधी बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं, जो इस देश के लोगों को धर्म पर खतरे का डर बताकर ही चुनाव जीतते आई है। जबकि सच यही है कि हिंदू धर्म को खतरा दूसरे धर्म के लोगों से नहीं है, धर्म की राजनीति करने वालों से ही है। बीजेपी जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म का राग छेड़ देती है, मगर जनता को यह जानना चाहिए कि जब बीजेपी औरंगजेब और शिवाजी, अयोध्या, काशी और मथुरा की बात कर रही है, तब देश की आर्थिक हालत कैसी हो चुकी है।
अमेठी में राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई दो बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सरकार इन दोनों सवालों पर कभी जवाब नहीं देती। ये वाकई हमारे देश की बहुत कड़वी सच्चाई है कि जिन दो बातों का असर सीधे हमारे विकास और जीवन स्तर से जुड़ता है, प्रधानमंत्री उन पर बात ही नहीं करते, न ही मीडिया में इन खबरों को खास जगह मिलती है। अभी कुछ दिनों पहले ही खबर थी कि विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश की कुल राष्ट्रीय आय में आबादी के 1% ने 21.7% कमाया, जबकि निचले 50% ने सिर्फ 13.1% धन अर्जित किया। यानी आर्थिक गैर बराबरी बढ़ी है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हैरान करने और डराने वाले आंकड़े आए हैं। जैसे नवंबर में थोक महंगाई दर 14.2% देखी गई, ये 30 साल में सबसे अधिक है। नवंबर में खुदरा महंगाई दर भी 4.91% थी, ये 3 माह में सबसे अधिक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के अनुसार मार्च 2021 में भारत का श्रम भागीदारी दर यानी LPR 41.38% थी, लेकिन नवंबर में ये गिरकर 40.15% हो गई। ये इस बात का संकेत है कि रोजगार पाने के लिए योग्य उम्मीदवार भटक रहे हैं। तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल के आंकड़े के अनुसार इस साल नवंबर में पिछले साल नवंबर की तुलना में तेल ईंधन की मांग 11.4% तक गिर गई। उपभोक्ता विश्वास पर RBI के सर्वे ने बताया कि भारतीय उपभोक्ता नवंबर में निराशावादी बने रहे। खबर यह भी है कि बैंकों ने 2014-15 से अब तक 10,72,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बताया है कि 13 निजी कंपनियों का बकाया 4,86,800 करोड़ रुपए था और इसे 1,61,820 करोड़ रुपए में निपटाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2,84,980 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का इस्तेमाल निजी क्षेत्र के संकटग्रस्त बैंकों के लिए सरकार कर रही है। इसीलिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में और सरकारी बैंकों के निजीकरण के केंद्र के कथित कदम का विरोध करते हुए 16 और 17 दिसंबर को पूरे देश में बैंकों की 2 दिन की हड़ताल की थी। तो देश पर गिरती अर्थव्यवस्था की चौतरफा मार पड़ रही है, लेकिन मोदी जी अभी यूपी चुनाव में ध्यान लगाए हुए हैं और चुनाव जीतने के फेर में संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा का लिहाज भी नहीं किया जा रहा है। तभी तो पीएमओ की तरफ से देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एकल मतदाता सूची पर होने वाली एक बैठक के लिए बुलाया गया था, जो किसी तरह से सही नहीं है। बीते 15 नवंबर को चुनाव आयोग को कानून मंत्रालय के एक अधिकारी से एक पत्र मिला था। इस पत्र में कहा गया था कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा आम मतदाता सूची को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और चाहते हैं कि इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त मौजूद रहें। इस चिट्ठी से चुनाव आयोग में खलबली मच गई, क्योंकि ये पढ़ने में किसी समन जैसी लग रही थी। वैसे भी पीएम के सचिव अगर ये चाहें कि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बैठक में उपस्थित रहें तो इसे संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन मानना चाहिए, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त पर देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है और अगर 5 राज्यों में चुनाव से पहले वे सरकार के साथ बैठक करेंगे तो सवाल उठेंगे ही। वैसे आपको बता दें कि पिछले साल इसी समय 13 अगस्त और 3 सितंबर को हुई बैठकों में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया था, न कि चुनाव आयुक्तों ने। सरकार की तरफ से इस तरह के पत्र और CEC के साथ बैठक को गलत बताते हुए पूर्व CEC SY कुरैशी ने कहा, ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। क्या अगर न्यायिक सुधार को लेकर कोई चर्चा करनी होगी तो प्रधानमंत्री सीधे CJI को ही बैठक में बुला लेंगे। प्रधानमंत्री भी इस तरह से CEC को किसी बैठक में नहीं बुला सकते, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसी तरह पूर्व CEC TS कृष्णमूर्ति ने कहा, हम सब यही कहते हैं कि संवैधानिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए CEC को सरकार के साथ ऐसी किसी बैठक में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अगर चर्चा की जरूरत पड़े तो सरकार को अपनी बातें लिखित में चुनाव आयोग को भेजनी चाहिए और लिखित में चुनाव आयुक्त जवाब भी दे सकते हैं। तो पिछले 7 सालों में इससे पहले भी चुनाव आयोग पर सरकार के दबाव का इल्जाम लग चुका है, लेकिन सत्ता के नशे में डूबी बीजेपी इन आरोपों के बावजूद अपनी अकड़ में काम किए जा रही है। बीजेपी का यह रवैया लोकतंत्र, संविधान और सबसे बढ़कर देश के लिए सही नहीं है। खैर, महान शायर मिर्जा गालिब ने ठीक ही फरमाया है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।
बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।